हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। और आज हम सब पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली जो होता है वो ग्रीक के 3 लेटर से बना हुआ है। और वो 3 लेटर कौन कौन से हैं? तो वो देखो, पहला लेटर जो होगा वो है ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, 3। दूसरा लेटर होता है गोनिया, जिसका मतलब क्या होता है? एंगल। एंड तीसरा लेटर है मेट्रोन। बेसिकली ये लेटर नहीं, ये एक वर्ड है, 3 वर्ड है ग्रीक के, जिसका तीनों का अलग अलग मतलब होता है अपना। मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। ये तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं बेसिकली कि मेजर ऑफ 3 एंगल्स। तो मेजर ऑफ 3 एंगल्स यानी 3 एंगल के मेजर के हम बारे में हमें पढ़ना है। तो आप खुद सोचो कि 3 एंगल किस में होता है? डेफिनेटली वो एक ट्रायंगल में होता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में जो हमें स्टडी करना है वो एक ट्रायंगल के बारे में ही स्टडी करना है। ठीक है, एक सिचुएशन लेते हैं और उस सिचुएशन से समझने की कोशिश करते हैं कि हमें ट्रिगोनोमेट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, जैसे आप मान लो कि एक ये रिवर है, ये रिवर की बाउंड्री है। ठीक है, और इसके ये मान के चलो कि ये लहर है नदी के, वो जो पानी का है वो फ्लो ऐसा है। अब नदी के दूसरे एंड पे, ये दूसरा एंड जो है, इस पे एक पेड़ लगा हुआ है। ऐसा समझो, ये एक पेड़ लगा हुआ है। कोई बंदा इस एंड पे है और वो बिना दूसरी तरफ क्रॉस किए हुए, दूसरी तरफ बिना जाए हुए इस पेड़ की चलो इसके थोड़े रूट्स भी बना दूं मैं। इस पेड़ की वो लेंथ जानना चाह रहा है कि इसकी पेड़ की लेंथ कितनी होंगी, हाइट कितनी होंगी। जबकि उसको मान के चलो कि उसको इस नदी की जो चौड़ाई पता है, उसको इस नदी की चौड़ाई मान लो पता है, अगर कि वो 20 मीटर है, हमने मान लिया ये 20 मीटर है, तब वो फिर यहीं पे खड़ा खड़ा इसकी हाइट जानना चाहता है। तो ये कैसे जान पाएगा? अब आप कहोगे सर कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। आप यहाँ से क्या करो, एक लाइन ड्रा कर दो इसके इस तक, और ये वाली साइड आप बता दो मुझे, ये वाली साइड। और यहाँ तो 20 हमें पता है, ये वाली आप साइड बताओगे, यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम क्या करेंगे, उसकी हाइट बता देंगे। लेकिन नहीं, आपको यहाँ पे ये हाइट नहीं दी होंगी, ये वाली जो साइड के बारे में आप कह रहे हो ये साइड आपको नहीं दी होंगी। लेकिन एक चीज़ हो सकता है कि अगर ये नदी की चौड़ाई है और ये जो हमने लाइन ड्रा किया, इसके बीच का एंगल आपको मिला होगा, इसके बीच का एंगल आपको दिया होगा। तो ये मान लो एंगल ये दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, ये एंगल जो दिया हुआ है आपको, वो कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। ठीक है, अब 60 डिग्री दिया हुआ है और ये 20 दिया हुआ है, तब इसकी मदद से आप कैसे हाइट निकाल पाएंगे? तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें जो ज़रूरत होती है वो ट्रिगोनोमेट्री की ज़रूरत होती है। अभी इसे थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल करके, ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल करके हम कैसे निकाल सकते हैं इस पेड़ की हाइट। तो बेसिकली यहाँ पे भी देखो क्या हुआ, एक ट्रायंगल ही तो बन रहा है। तो ट्रिगोनोमेट्री में जो हमें स्टडी करना है वो टोटल ट्रायंगल के साइड के रेशियो एंड एंगल के बीच का ही स्टडी करना है। तो चलिए जरा उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं देयर इज studied about relation between, ये शॉर्ट फॉर्म है बिटवीन का, रिलेशन बिटवीन रेशियो ऑफ साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो बेसिकली इन ट्रिगोनोमेट्री तो बेसिकली हमें जो ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि रेशियो ऑफ साइड्स एंड एंगल के बीच के रिलेशन को जानना है, उसको पढ़ना है। और जब वो हम रिलेशन जाएंगे, फिर वाले ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, इस सिचुएशन को भी हम लोग पता कर सकते हैं।
ठीक है, तो चलिए अब हेडिंग लगाते हैं जो हमें आना है इस वाले इस पे। तो वो हेडिंग अब क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक है, जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ हमें एक्यूट एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ही पढ़ना है। ठीक है, तो आप खुद सोचो एक्यूट एंगल किस में क्रिएट होगा। तो एक्यूट एंगल डेफिनेटली जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो उसमें ही जाकर के ये क्या होगा, एक ये तो 90 डिग्री हो जाएगा और बाकी के ये दोनों एंगल जो होंगे ये क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। तो हमें इन दोनों एंगल्स के रिलेशन और उसके बाद इनके साइड जो तीनों साइड हो रहा है, इन तीनों साइड के बारे में हमें पढ़ना है। मान लो ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हमें जो भी स्टडी करना है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही करना है। तो अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और मान लो ये सी है, तो अब तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं कि सर ये वाली जो साइड होती है ये क्या होता है, बेस होता है, जिसको आप बेस से दिखा लो शॉर्ट फॉर्म में, और ये वाली साइड जो होती है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है पी, एंड ये जो होता है ये हाइपोटेन्यूस होता है, तो इसको हमने एच से दिखाया है ना। यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि सर ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे तो वो कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, वो कुछ अलग भी होगा। ये जो होता है बेसिकली वो एक एंगल के अकॉर्डिंग होता है, एंगल के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर साइड ऑलवेज डिपेंड्स ऑन गिवन एंगल। ठीक है, जो परपेंडिकुलर साइड होता है वो हमेशा डिपेंड करेगा किस पे, गिवन एंगल पे, और अगर एंगल चेंज होता है तो परपेंडिकुलर साइड भी चेंज हो जाएगा। वो कैसे चेंज होगा, अभी बस 2 मिनट वेट करो, अब 2 मिनट में आपका क्लियर हो जाएगा। एक दूसरा पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर इज ऑलवेज, परपेंडिकुलर साइड लिख लो आप, परपेंडिकुलर साइड इज ऑलवेज अपोजिट टू गिवन एंगल। जो परपेंडिकुलर साइड होगी वो हमेशा गिवन एंगल का अपोजिट होता है। जो भी गिवन एंगल होगा उसके अपोजिट साइड वाली को ही हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। तो बेसिकली जो हम लोगों ने यहाँ पे अब तक जो पढ़ते आ रहे हैं कि सर ये साइड परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, वो ये हाइट होता है, ये हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ते आ रहे हैं, ये जो एंगल होता है, ये एंगल सी के सामने वाला जो एंगल है इसके अकॉर्डिंग पढ़ते आ रहे हैं। मतलब कि इसके जस्ट सामने वाले ये जो साइड है, ये साइड क्या होगी, पी, तो इसलिए हम लोग इसको पी कहते हैं। और आपको पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हमेशा क्या होता है, एच होता है। तो जब ये पी हो गया और सबसे बड़ी साइड ये एच, अच्छा आप पता कैसे लगाएंगे कि सबसे बड़ी साइड कौन है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ये जो 90 बन रहा है, 90 के सबसे सामने वाली जो साइड होती है वो सबसे बड़ी होगी। क्यों बड़ा होगा, इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि ये 90 हो गया तो बाकी के ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके कितना होगा, डेफिनेटली वो भी 90 होगा। जब भी तो ये 90 और ये दोनों मिलके 90 और ये 90 180, तो जब ये अकेला 90 है और ये दोनों मिलके 90 है, डेफिनेटली मतलब क्या होगा कि ये एंगल इन दोनों एंगल से बड़ा होगा। और हम लोगों ने थ्योरम पर रखा है क्लास 9th में कि जो एंगल बड़ा होता है उसकी अपोजिट साइड भी क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये 90 है तो ये साइड भी क्या होगी, सबसे बड़ी साइड होगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड सबसे बड़ी होती है वही क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो ये हाइपोटेनियस हो गया। और जो गिवन एंगल होगा उसकी अपोजिट वाली जो साइड होती है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि परपेंडिकुलर साइड इज ऑलवेज अपोजिट टू गिवन एंगल। हमेशा गिवन एंगल के अपोजिट में ही क्या होता है, परपेंडिकुलर साइड होता है। जैसे अब यहाँ पे ना सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं और 2 सिचुएशन में हम पढ़ेंगे। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले लिया, मान लो ए बी एंड सी।
ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस बार मान लेते हैं कि ये थीटा है, थीटा ये ग्रीक का क्या है, एक लेटर है, ग्रीक का एक सिंबल है ये, ठीक है, थीटा, इसको थीटा पढ़ते हैं। तो ये एक लेटर है। अब थीटा के अकॉर्डिंग हमें निकालना है परपेंडिकुलर साइड कौन सा होगा और हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा और फिर बेस कौन सा होगा। तो देखो अभी अभी मैंने लिखा है कि दो चीज़ें लिखा है, परपेंडिकुलर साइड ऑलवेज डिपेंड्स ऑन गिवन एंगल, ठीक है। जो परपेंडिकुलर साइड होता है वो हमेशा गिवन एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद परपेंडिकुलर साइड इज ऑलवेज अपोजिट टू गिवन एंगल, जो गिवन एंगल होगा उसके हमेशा अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर साइड होती है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू थीटा, थीटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं कि परपेंडिकुलर साइड क्या होगा, P, ठीक है, परपेंडिकुलर साइड P क्या होगा। तो देखो ये थीटा है ना, इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड लो आप, तो ये क्या हो जाएगा, AB, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, डेट इज AB। वैसे ही अब ये 90 है तो 90 के जस्ट अपोजिट वाली साइड ये क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ से कह सकते हैं H इक्वल टू क्या होगा, ये AC। एंड जब ये P हो गया, ये H हो गया, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, B होगा, जिसको हम लोग बेस कहते हैं, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, B। तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये BC, ठीक है। ये तो फर्स्ट सिचुएशन था जो हमने यहाँ भी देखा था। अब दूसरा सिचुएशन एक ले लेते हैं, जरा मैं इसको मिटा लूँ। दूसरा सिचुएशन लेते हैं और वो सिचुएशन ये होगा, इस बार फिर से देखो यही A, B एंड ये C, ठीक है। और इस बार मान लेते हैं कि थीटा यहाँ ना दे करके वो ये थीटा दे दिया है, इस वाले में यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लो कि जैसे ही अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये क्या हो जाएगा, H, क्योंकि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले जो साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है और वही क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो ये H हो गया। और अभी अभी मैंने बताया यहाँ पे जो अब आपको लेना है वो क्या लेना है, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे भी आपको थीटा के अकॉर्डिंग लेना है, इस वाले में, ठीक है। मैंने बॉर्डर भी अलग अलग कर दिया है, ये थीटा है तो थीटा के अकॉर्डिंग हमें लेना है। थीटा बेसिकली आपको लिखना कैसे है, इस तरीके से लिखना है, ठीक है, थीटा। तो थीटा के अकॉर्डिंग अब हमें यहाँ पे लेना है। अब देखो अभी अभी मैंने बताया था कि थीटा के जस्ट अपोजिट जो भी गिवन एंगल होगा उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड जो होती है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड। तो देखो ये क्या हो रहा है, BC। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि P इक्वल टू क्या होगा, BC। और अब तक देखो हम सब क्या कहते थे कि ये P होता है, ये B होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा जो गिवन एंगल होगा उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होता है। तो ये P हो गया। वैसे ही अगर मैं B की बात कर लूँ तो चलो B नहीं, पहले H की बात कर लेते हैं। तो H हमें पता है सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, H, यानी कि वो हो जाएगा AC, ठीक है। एंड दूसरा जब ये P हो गया, ये H हो गया, तो ये AB क्या बच जाएगा, डेफिनेटली वो B होगा, AB। आपको भी सिलेक्ट कैसे करना है, आप सबसे पहले P फाइंड करें, ठीक है। H तो कभी भी चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ पे भी हाइपोटेनियस क्या था, AC था, है ना, H, और यहाँ पे भी H क्या है, AC ही है। तो हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होगा। चेंज कौन होता है, परपेंडिकुलर साइड एंड बेस। और परपेंडिकुलर आपको सिलेक्ट कैसे करना है, तो जिस एंगल के अकॉर्डिंग बोलेगा वो उसके अपोजिट वाली साइड आप देख लो, वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और बाकी के जो एक साइड बचेगा वो क्या हो जाएगा, बेस। और अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल। वैसे ये हेडिंग मैंने पहले भी लिख रखा था, पर अब आएंगे हम इस वाले पे, थोड़ा सा बेसिक था वो मैंने बताया। तो अब देखो इसके लिए मैंने फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। आपको बता चुका हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम क्यों पढ़ते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा करते हैं ना, अकॉर्डिंग टू ले लेते हैं यहाँ पे ये, इस बार देखो मैं थीटा नहीं कह के क्या कह रहा हूँ, ये किसके सामने का एंगल है, ये C के सामने का। तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, इसके अंदर C भी लिख सकते हैं। और क्वेश्चन में जो आपका बुक है ना, उसके बुक में कई बार आपको ऐसे दिया होगा कि ये C के सामने है, तो C के सामने कह देगा। यानी कि अगर हम इस बार बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल C, एंगल C के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अभी भी मैंने बताया कि जिस एंगल के अकॉर्डिंग वो बोलेगा, जो भी एंगल बोलेगा उसकी जस्ट अपोजिट वाली साइड जो होती है वो क्या होता है, P। तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, P। और जब ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा, H, तो ये क्या हो जाएगा, B। अब देखो यहाँ पे
क्लियर लिखा हुआ है रेशियो, ठीक है। तो एक ट्रायंगल में कितनी रेशियो पॉसिबल है वो देख लेते हैं एक बार। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं रेशियो की बात करूँ, इसको मैं ज़रा इरेज कर दूँ, तो एक ट्रायंगल में कितनी रेशियो पॉसिबल है। डेफिनेटली अब देखो जरा चेक करते हैं कितनी रेशियो पॉसिबल है। सबसे पहले एक में ये P का H का, यानी कि ये साइड और इस वाली साइड का रेशियो लो, तो ये क्या हो जाएगा P/H। इसको आप लिख लो P/H। रेशियो का मतलब ही क्या होता है, अपॉन लेना, डिवाइड करना। अच्छा, इस P का तो B के साथ भी हो सकता है, पहला। दूसरा, P का B के साथ भी हो सकता है, P/B। हम बेसिकली भी रेशियो की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें रेशियो के बारे में ही पढ़ना है। फिर हम आएंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे, ठीक है। तो P का हमने H के साथ ले लिया, P का हमने B के साथ ले लिया। अच्छा, तीसरा, तो तीसरा क्या हो सकता है, P का इसके साथ, इसका इसके साथ हमने ले लिया। B का ले लेते हैं, B का किसके साथ, H के साथ, तो ये क्या हो जाएगा B/H। एंड चौथा, फिर B का ले लेते हैं P के साथ, B/P। ओके। अच्छा, अभी और देखो, और भी कुछ बच रहा है क्या, चौथा, इसके बाद फिफ्थ में देखो आप, P/H हमने ले लिया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, हो गया। अब इसके बाद ऐसा करते हैं, इसका लेते हैं इसके साथ, H का P के साथ, तो ये क्या हो जाएगा H/P। आप ये H/P और P/H को सेम बात ना समझे, क्योंकि हमें अलग अलग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो कितनी रेशियो एक ट्रायंगल में पॉसिबल है हम वो चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया फिफ्थ। एंड सिक्स्थ में देखते हैं, सिक्स्थ में क्या हो सकता है, H/P है, तो H/B, H/B नहीं है, ये H/B भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद अब और कोई कैलकुलेट करे, अब नहीं आएगा, ठीक है। तो एक ट्रायंगल में जो रेशियो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 6 ही रेशियो पॉसिबल होता है। अब कैलकुलेट करके देखें, बाकी इन सब में से ही रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से बेसिकली हमने क्या देखा कि एक ट्रायंगल में कितनी रेशियो पॉसिबल होती है। अगर उनके साइड की रेशियो हम कैलकुलेट करना शुरू करें तो कितनी रेशियो पॉसिबल है, एंड डेट इज 6। टोटल रेशियो जो पॉसिबल है वो 6 पॉसिबल है। अब देखो इन्हीं सब का ये जो P/H, P/B, B/H, B/P, H/P, H/B, इन सब का एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। इन सबको एक बेसिकली ये क्या किया गया है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, किस एंगल के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एंगल C। तो यहाँ पे हम ये जो रेशियो है P/H, ये जो P/H है, इसको हम ये भी कहते हैं साइन ऑफ एंगल C इक्वल टू, और इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ऑफ एंगल C, ठीक है। ये लॉन्ग फॉर्म है, इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं साइन C, ठीक है। ये हमने C के सामने लिया, अगर यहाँ पे थीटा होता तो हम थीटा भी लिख लेते। तो साइन C इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो रेशियो है P और H का, इसी रेशियो को हम कहते हैं साइन C, ठीक है। ये साइन C हो गया, और ये जो आया है साइन C, इसी को हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसी को हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। और अगर बाय द वे मान के चलो यहाँ पे अगर थीटा दिया होता और वो थीटा के अकॉर्डिंग पूछ रहा होता, तो हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, यहीं पे हम रख देते हैं साइन थीटा इक्वल टू P/H। यानी कि आपको हमेशा ध्यान रखता है कि साइन जो होता है, साइन वो रेशियो किसका होता है, P और H का होता है, परपेंडिकुलर एंड H का रेशियो होता है। ये एंगल बदल सकता है पर ये रेशियो नहीं बदलेगा, ठीक है। ये जो होता है ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि P और H का जो रेशियो होता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, साइन कहते हैं, ठीक है। और साइन जो एंगल वो बदल के देगा, आपको एंगल बदल देना, पर P और H की जो रेशियो होती है वो कभी भी बदलेगी नहीं। वैसे देखो दूसरा ये जो B/H का रेशियो होता है, हम सब पे आएंगे, पहले B/H का देख लेते हैं। इस B/H को हम कहते हैं कोसाइन ऑफ एंगल C, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी चीज़ हमने ये लिखा है वो किसके अकॉर्डिंग लिखा है, एंगल C के अकॉर्डिंग लिखा है हमने। तो ये हो गया कोसाइन ऑफ एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये B/H के रेशियो को हम कोसाइन कहते हैं, और अगर इसी को शॉर्ट में लिखेंगे तो लिखेंगे कॉस C।
आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि कॉस और सी का ये मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म होता है इसका, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है। तो इक्वल टू यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये b/h, यानी बेस और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है वही क्या होता है, कोसाइन कॉस, और यहाँ पे ये हम एंगल को डिनोट करेंगे। अगर सी के अकॉर्डिंग कह रहा था तो सी, अगर मान के चलो यही थीटा है, अगर हमने ले लिया यहाँ पे थीटा, यहाँ पे चलो इक्वल टू कर देते हैं एंगल सी इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू b/h, ठीक है। और अगर थीटा नहीं होता तो सिर्फ सी के ही यही रहने देते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तीसरा होता है साइन ले लिया हमने, कोसाइन ले लिया। अब तीसरा होता है टेंजेंट ऑफ एंगल सी इक्वल टू, ये क्या हो, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं टेन सी इक्वल टू होता है, ये होता है पी परपेंडिकुलर एंड बेस का रेशियो p/b, ठीक है। अगर ठीक हो, ये अगर थीटा दे चुका है, एंगल सी है, एंगल सी अगर थीटा दे चुका है तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, टेन है तो टेन और सी की जगह थीटा, तो ये भी क्या होगा, p/b ही होगा, p/b, ठीक है। तो 3 रेशियो हमने पढ़ चुका है, बाकी के 3 हैं, ये 3 भी देखते हैं। तो इन 3 में से अब चलो कौन कौन सा हमने लिख लिया, ये लिख लिया है, ये लिख लिया, ये लिख लिया है, ठीक है। अब साइन टेंजेंट के बाद आता है, अब चलो ये ले लेते हैं फोर्थ, टेंजेंट के बाद आता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल सी, क्योंकि हम सब कुछ जो बात कर रहे हैं वो एंगल सी के बारे में ही, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, कॉट सी, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये होता है बी और पी का रेशियो, बी एंड पी की रेशियो, और शॉर्ट में इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो टेन सी इक्वल टू b/p, ठीक है। और बाकी के 2 में हैं सीकेंट ऑफ एंगल सी इक्वल टू, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, और इसी को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, सेक ऑफ एंगल सी। तो ये एंगल का सिंबल यहाँ नहीं लिखते, सिंपल से क्या लिखेंगे, सी, ठीक है, सेक ऑफ एंगल सी। ये मल्टीप्लाई नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/b, तो यहाँ पे लिख लो अब h/b, ओके। अब इक्वल टू, अगर यहीं पे c देखो, c एंगल कितना दे रखा है, ये थीटा, तो इसकी जगह हम सीधा सीधा क्या रख देंगे, सेक थीटा इक्वल टू h/b है, तो h/b रहेगा, ठीक है। एंड लास्ट वन क्या बच गया है, ये वाला बच गया, ये फिफ्थ h/p। तो h/p को हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं कोसिकेंट ऑफ एंगल सी, और इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम क्या लिखते हैं, कोसेक सी, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/p, ठीक है, ये हो गया। अब अगर सी थीटा दे रखा है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोसेक थीटा इक्वल टू h/p। तो अब हम देखेंगे कि जो हमने 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ा है उसको हम शॉर्टकट में कैसे याद रख सकते हैं। तो एक बार क्या होता है ना कि क्लास में एक दोस्त दूसरे दोस्त को परेशान करता रहता है, तो दूसरा दोस्त कहता है, क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनो, दूसरा दोस्त कहता है पढ़ो भाई पढ़ो, क्या कहता है, पढ़ो भाई पढ़ो, हमारी हंसी भी सुपर क्विट है। इसको आप याद ऐसे रख सकते हो, सुपर क्विट है, ये यू और ई जो है ना बस याद रखने के लिए है, सुपर क्विट है। अब इन सब का मैं लिख भी देता हूँ, देखो क्या हो जाएगा, पढ़ो यानी कि पढ़ो भाई पढ़ो, ठीक है, पढ़ो भाई पढ़ो, इसका क्या हो जाएगा, हमारी हंसी भी, और इससे सुपर क्विट है। अब देखो ये जो है और यू और ई जो लगाया, ये मैंने ना बस एक लय बनाने के लिए कि याद रखने के लिए मैंने बनाया। आपको सिर्फ इस सी से और टी से मतलब रखना है, जिस पे मैं सर्कल लगा रहा हूँ इससे आपको मतलब रखना है और इस सी से, ठीक है। यानी कि कैसे याद रखेंगे, पढ़ो भाई पढ़ो, पहला लेटर,
फिर उसके बाद हमारी हंसी भी, पहला पहला लेटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुपर क्विट है। ठीक है, तो है ये बस लय के लिए है, इसको आपको याद नहीं रखना, बस ऐसे ही बोलना है। ठीक है, मैं इसको मिटा भी देता हूँ। क्विट का सिर्फ आपको सी लेना है और टी लेना है। क्विट यहीं पे चाहो तो लगा लो क्विट। ठीक है, बस सी लेना है और टी लेना है। अब देखो ये क्या मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही S4 क्या होगा, साइन। ठीक है ना, ये S4 क्या हो जाएगा, साइन। तो साइन के लिए जैसे ही बोलेगा तो आपको क्या ले लेना है, मैं इन सबको मिटा दूँ जरा एक बार। तो जैसे ही बोलेगा साइन, जो हमने अब तक पढ़ा था साइन थीटा या कुछ भी, तो साइन के लिए आपको क्या लेना है, ये P/H, ये साइन का हो गया, S4 साइन। और वैसे ही यहाँ पे ये U से क्या हो जाएगा, ये कॉस, C4 कॉस, तो यहाँ पे आपको क्या ले लेना है, B/H। और T है यहाँ से T, तो T4 क्या हो जाएगा, P/B। ठीक है, ये आपको ऐसे याद रखना है, यानी कि S, C और T जो है, ये साइन, ये कॉस और ये T, ये साइन, ये कॉस और ये टेन के लिए है। ठीक है, यानी जब भी साइन आएगा तो आप ऐसे याद रख सकते हो, P/H, कॉस के लिए B/H एंड टेन के लिए P/B। और इस तीन को ये लिखने का तरीका याद क्या रखना है, पढ़ो भाई पढ़ो, हमारी हंसी भी सुपर क्विट है, जहाँ S से साइन लेना, C से कॉस लेना और T से टेन लेना है। ठीक है, और H से हमारी हंसी भी, इसके बाद ये क्या हो गया, पढ़ो भाई पढ़ो। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अभी, उसके बाद फिर देखना कितना सिंपल हो जाएगा इस चैप्टर को करना। तो देखो, अब हमने एक क्वेश्चन कंसीडर कर लिया है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि PQR जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका ये जो साइड QR है वो 12 मीटर है एंड ये वाली जो साइड है वो 13 मीटर है। तब कह रहा है कि हमें ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन फाई, कॉस फाई एंड टेन फाई। ये फाई है और ये थीटा दे रखा है, तब हमें सारी चीज़ें कैलकुलेट करना है। अब बड़े ध्यान से देखो, तो देखो यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो देखो फाइनल क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट, हमें PQ निकालना है, ये PQ निकालना है। तो PQ निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि आपको पता होगा कि ये जो सबसे बड़ी साइड है, इसके स्क्वायर में से हमें इसके स्क्वायर को माइनस करना होगा पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए। तो आप यहाँ से क्या करो, ये PQ ले लो एंड PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये 13 है तो 13 का स्क्वायर एंड माइनस ये 12 है तो 12 का स्क्वायर। तो PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 169 माइनस 144। तो ये PQ इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 25, यानी कि कितना आ जाएगा, 5। आपको पता होगा कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5। तो ये हमने 5 ले लिया, यानी कि ये वाली जो साइड होगा वो क्या होगा, 5 मीटर होगा ये वाली साइड। अब जो जो कह रहा है वो हम सब निकाल लेंगे। तो देखो सबसे पहला क्या कह रहा है, साइन थीटा। ठीक है, ये कह रहा है साइन थीटा निकालने के लिए। तो बड़े ध्यान से देखो, ये जो मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताया है, इसमें ये बताया ना कि ये जो होता है ये साइन के लिए होता है, पहली वाली कॉलम। तो साइन में क्या, किसका रेशियो लेना है हमें, P और H का रेशियो लेना है। यानी कि कोई भी साइन निकालना हो तो हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो फाइनल ले लो, यहाँ से साइन थीटा है तो आप तो यही लोगे, P/H ही लिखोगे। ठीक है, आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस लेना है। तो देखो हाइपोटेनस, तो ये जो ट्रायंगल है पहले परपेंडिकुलर ही ले लेते हैं, चलो। तो देखो हमें किसके अकॉर्डिंग लेना है, यहाँ पे थीटा के अकॉर्डिंग लेना है। तो मैंने बताया था कि ये थीटा है, यहाँ दे रखा है थीटा। जो भी जिस एंगल के अकॉर्डिंग कहेगा उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब थीटा के लिए ये वाली जो साइड है, ये साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा 12। तो आप यहाँ पे ले लो 12 मीटर एंड अपॉन हाइपोटेनस लेना है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस देखो सबसे बड़ी ये 90 डिग्री है, इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस। ये 13 है तो ये हो जाएगा 13 मीटर। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल होकर फाइनल क्या आ जाएगा, 12/13 रेशियो आ जाएगा इसका साइन थीटा। वैसे ही आपको क्या निकालना है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के लिए आप दूसरा ले लो। कॉस थीटा के लिए देखो ये मैंने बता रखा है, कॉस थीटा का जो होता है वो क्या होता है, B/H। शॉर्टकट ट्रिक मैंने बता भी दिया है, B/H होता है। तो यहाँ पे ले लो आप कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, B/H। तो B देखो क्या हो जाएगा, हमें किसके अकॉर्डिंग लेना है, थीटा के अकॉर्डिंग ही लेना है। तो फाइनल थीटा के जस्ट सामने वाला ये क्या हो गया, P, और ये H है, तो डेफिनेटली ये वाली साइड क्या होगी, B। तो ये क्या हो जाएगा 5 मीटर
एंड अपॉन एच तो वही होगा 13 मीटर, फिर मीटर से मीटर कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 5/13 हो गया। अब tan के लिए हमें निकालना है, तो tan के दो तरीके होते हैं। तो देखो tan थीटा निकालना है तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये tan के लिए है, tan के लिए T फॉर tan, तो tan के लिए क्या होगा ये P/B। तो यहाँ पे आप क्या ले लेंगे P/B। तो फाइनल देखो थीटा के अकॉर्डिंग ही देखना है, तो ये हो गया P और ये हो गया B, यानी 12/5। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। लेकिन tan थीटा एक तरीका और भी मैंने बताया था पीछे फॉर्मूले में, tan थीटा इक्वल टू क्या बता दिया था मैंने, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये भी बताया था मैंने। तो बस यहाँ पे देखो sin थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाल रखा है 12/13, तो 12/13, और इसको हमें डिवाइड करना है किससे, cos थीटा से, तो cos थीटा क्या है 5/13, तो ये हो गया 5/13। आप इसको बस कैसे लिख लो, ये इस तरीके से 12/13 मल्टीप्लाई, ये जो है ऊपर चला जाएगा 13/5, है ना। ये आपको पता होगा कि जो नीचे में होता है वो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 13 से 13 कैंसिल होकर क्या आ गया 12/5। तो देखो ऐसे भी 12/5 आया और ऐसे भी 12/5 आया। ये मैं फॉर्मूला आइडेंटिटी मैंने पीछे बताया था, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है, अब ध्यान से समझो, यहाँ पे चौथा हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है sin phi, ठीक है। तो sin phi निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, फोर्थ में sin phi, देखो फिर से वही चीज़ है, साइन है तो साइन किसका रेशियो होता है, ये साइन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का रेशियो होता है, तो आप P/H ही रखोगे, ठीक है। लेकिन इस बार जो होगा वो हमें फाई के अकॉर्डिंग देखना कि परपेंडिकुलर कौन होगा, तो फाई कहाँ है, यहाँ है। अब मैं इसको इरेज कर दूँ, ये फाई है तो फाई के जस्ट सामने वाली साइड देखो ये साइड हो रही है, ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो गया तुम्हारा 5 एंड अपॉन क्या लेना है हमें हाइपोटेनस, तो ये 13। पाँचवा देख लो, पाँचवा क्या कह रहा है cos phi, तो cos phi फिर से क्या हो जाएगा ये cos phi, तो cos किसका रेशियो होता है, ये देखो cos जो होता है वो बेस एंड हाइपोटेनस का रेशियो होता है, यानी B/H का। तो बेस किसके अकॉर्डिंग देखना है तुम्हें, फाई के अकॉर्डिंग, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस, तो ये क्या होगा बेस, यानी 12/13, ये आंसर होगी। और सिक्स्थ निकालना है tan phi, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया tan phi, ये tan phi आप खुद कैलकुलेट कर लो, ठीक है, डेट इज सो सिंपल। और बाकी के जो तीन ट्रिगोनोमेट्रिक आप माइंड में आएगा सर ये साइन कोस तो tan बता दिया, बाकी के तीन, तो बाकी के तीन आपको पता है कि क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है cosec, तो cosec के लिए क्या ले लोगे H/P, cos का क्या होता है sec, तो sec के लिए क्या ले लोगे H/B, और tan का क्या होता है cot, तो cot के लिए क्या ले लोगे B/P। बस यहीं से उल्टा कर देना आपको, ठीक है। अब आप ध्यान से समझो, बड़े ध्यान से समझो। अब यहाँ पे तो देखो P/H है ना, यहाँ पे ये किसका है साइन C का, P/H, और P/H का रेसिप्रोकल क्या होता है H/P, होता है कि नहीं होता है, H/P और P/H ये आपस में एक दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है, उल्टा है, वो आप क्लियर देख रहे हो यहाँ पे। तो जब ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, अब यहाँ से आप स्टार लगा के लिख लेना, तो बहरहाल में कोई नहीं, मैं हैच लगा के लिख रहा हूँ। तो देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या है P/H और कोसेक थीटा है H/P, तो हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है। जब रेसिप्रोकल है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है उसको हम क्या लिखेंगे 1/कोसेक थीटा, ठीक है, ये इक्वल हो गया फाइनल। अगर यहीं से एक दूसरे का रेसिप्रोकल है इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है, जैसे मान के चलो कि ये 5 है और 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5 होगा ना रेसिप्रोकल, 5 का रेसिप्रोकल है 1/5, तब इन दोनों को आप कैसे लिख सकते हो 5 और इक्वल टू करना होगा 1/1/5, ये करना होगा, है ना, क्योंकि ये और ये रेसिप्रोकल है तो हमें 1 ऊपर में लेना ही होगा, जैसे साइन और कोसेक रेसिप्रोकल था तो 1 हमने ऊपर में लिया। कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ दो बार 1 क्यों आ गए, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही 1 है, ठीक है। अब देखो बड़े ध्यान से, अब यहाँ पे तो अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा साइन का कोसेक से मल्टीप्लाई होके, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक
थीटा इक्वल टू क्या दे देगा, 1 1 जा 1, ये आपको 1 दे देगा। तो ये तो हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं कि जो दो भी चीज़ें एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है उनका प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, 1। तो वैसे ही आप यहाँ पे देख लो, मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, अब यहाँ ये लिखने की ज़रूरत नहीं है अब। चलो दूसरा, तो दूसरा यहाँ पे हमें क्या मिल चुका है, कॉस बी अपॉन एच होता है। तो एच अपॉन बी कहाँ, ये एच अपॉन बी वो कौन सा है, सेक थीटा, यानी कि ये है कॉस थीटा। तो ये भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा हो गया। फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। एंड ऐसे तीसरा भी देखो, यहाँ पे कॉट थीटा क्या है, सॉरी यहाँ बाय मिस्टेक यहाँ मिस हुआ है, टेन थीटा, यहाँ पे कॉट थीटा है ना, तो यहाँ पे भी आप कॉट लिखोगे, कॉट सी, ठीक है। तो यहाँ देखो टेन थीटा क्या है, पी अपॉन बी, और कॉट थीटा लिख लो, कॉट थीटा क्या है, बी अपॉन पी। तो ये भी एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। जब भी ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो फिर से हम वही चीज़ कह सकते हैं यहाँ पे कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा आपको, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, हो गया, डेट इज सिंपल। एक चीज़ और, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन बता रहा हूँ तुम्हें, ये ध्यान से समझो अब यहाँ पे, कि अगर हम साइन थीटा को डिवाइड अगर कर देते हैं कॉस थीटा से, तो देखो क्या मिल जाता है हमें, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, यहीं से रख दो, पी अपॉन एच। तो आप यहाँ पे रखो पी अपॉन एच, और इसको हमें डिवाइड कर देना है, ये वाला डिवाइड, ये मेन डिवाइड है ना, डिवाइड किससे कर देना है हमें, कॉस थीटा क्या है, बी अपॉन एच। तो आप यहाँ पे ले लो बी अपॉन एच, और अब हम सबको पता है कि ये पी अपॉन एच है, इस डिवाइड को हम चेंज कर देते हैं किस में, मल्टीप्लाई में। तो ये क्या हो जाता है, उल्टा, ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। अब एच से एच कैंसिल, फाइनल क्या आ गया, ये पी अपॉन बी। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये पी अपॉन बी किसके इक्वल है, पी अपॉन बी इक्वल टू क्या है, टेन थीटा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो हमें क्या दे देता है, टेन थीटा। तो अब यहाँ से आप इसको लिख लेना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या दे देगा ये आपको, टेन थीटा। और हमें ये भी पता है कि टेन थीटा जो है वो उल्टा होता है किसका, कॉट थीटा का, जो अभी अभी हमने देखा एक दूसरे का उल्टा होता है। तो अगर यहाँ से हम इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ से हमें ये भी क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। तो ये सारा जो बेसिक था वो हमने पढ़ लिया। अब एक दो एग्जाम्पल लेंगे और उससे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके देखते हैं, फिर हम अपने एक्सरसाइज पे आ जाएंगे।